जोहार मास्टर जी की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। देखिए ना, हाँ। इतनी सुंदर शाम और गर्मियों की शुरुआत के हाँ। साथ हम अपने कार्यक्रम को लेकर हाजिर हो गए ना। हाँ मास्टर जी, तो हमके बुझाला कि हालचाल और तो सब ठीक ठाक। हाँ, मेरा भी समाचार अच्छा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों का समाचार भी अच्छा होगा। हाँ। और अब खेतीबाड़ी का समाचार भी ले लें। जाने के। हाँ, तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए चलिए सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है दुधारू मवेशी वितरण योजना। CKP 25 और RRL 31 है नींबू घास के उन्नत प्रभेद। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में दुधारू मवेशी वितरण योजना चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत अनुदान या बैंक ऋण पर मवेशी मुहैया कराए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान या बैंक ऋण पर दुधारू मवेशियों के वितरण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक, स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियों के सदस्य और युवा शिक्षित बेरोजगार अपने जिले के गव्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। जो किसान भाई आम के नए बाग लगाना चाहते हैं, उन्हें अभी से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए गड्ढा कैसे और कितनी दूरी में करें, कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करना है तथा रोपाई कैसे की जाए, इन्हीं सब बातों को बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। नई बागीचा लगाने के लिए गर्मी के मौसम में मार्च अप्रैल महीने में 10-10 मीटर पर रेखांकित करके गड्ढा बनाना है। गड्ढे का आकार होगा 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। गड्ढा खोद के उसमें 2-3 टोकरी कंपोस्ट, 2 किलो करंज के, 1 किलो हड्डी चूरा और 100 ग्राम पोटास और 20 ग्राम फुराडोन 3G मिलाकर वर्षा होने के 2-3 वर्षा होने के बाद मिट्टी में मिला के गड्ढा भर दें। विभिन्न प्रकार की औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों में नींबू घास का इस्तेमाल प्रमुखता से होता है, जिसकी वजह से इसकी मांग देश विदेश के बाजार में हमेशा बनी रहती है। इसलिए कृषक नींबू घास के उन्नत प्रभेदों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। नींबू घास के उन्नत प्रभेद है CKP 25 और RRL 31। नींबू घास, इसे अंग्रेजी में लेमन ग्रास भी कहते हैं। लेमन ग्रास के तेल का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। कृषक नींबू घास की अच्छी उपज लेने के लिए CKP 25 और RRL 31 नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। फरवरी से मार्च माह तक लगभग 35 से 40 हजार स्लिप प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई कर और उचित कृषि कार्यों को करके प्राप्त फसल से लगभग 200 किलोग्राम तेल प्राप्त किया जा सकता है। खुरहा चपका रोग सूकरों में लगने वाली एक प्रमुख बीमारी है। ये रोग हो जाने की स्थिति में और उचित इलाज के अभाव में सूकरों की मौत भी हो सकती है। यह रोग एक दूसरे में फैलने वाला रोग है, इसलिए इससे बचाव बहुत जरूरी है। इस रोग से बचाव कैसे हो और रोग हो जाने की स्थिति में क्या करें, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। शुगर में जैसे ही खुरा चपका का रोग हो तो उसे रोग निवारण के लिए आप उसको शुगर में खुरा चपका का टीका अवश्य दें। रोग हो जाने पे उसका जो उपचार है, जिसमें एंटीबायोटिक दवा आती है और उसके खूर में जो घाव हो जाता है, उस घाव को पोटासियम परमैंगनेट के घोल से साफ करने के बाद वहाँ हिमैक्स लोशन लगाया जाता है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली की कोड़ाई के बाद उसके दानों को छिलकों से अलग करने में काफी समय लगता है। इस समय को बचाने के लिए किसान इस ग्राउंड नट डिकोडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस उपकरण द्वारा एक दिन में 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को प्राप्त करने या इसके विषय में और जानकारी के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में औरों से अच्छा प्रदर्शन करता है और अग्रणी रहता है, वह सफल किसान कहलाता है। ऐसे ही कृषि जगत में अच्छा प्रदर्शन कर आगे आए किसानों से हम मिलवाते हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सके। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से। ये शख्स खेती बाड़ी के कामों से बचपन से जुड़े रहे। पहले जहां ये खेतों में अपने अभिभावकों की मदद किया करते थे, आज स्वयं पूरी तरह खेती बाड़ी में ही रमे हैं। इनका मानना है कि कृषि में पहले की अपेक्षा आज की स्थिति बेहतर है। इनका पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर करता है और खुश है। खेती पर तो ऐसे नहीं, बहुत पहले से करते आए ही, लेकिन पहले जो है से अपन तौर से अपन मन से खेती करत रही तो कर में खाए तक ले नहीं पूरत रहे, खाए के लिए भी नहीं पूरत रहे, बाल बच्चों के पढ़ाई भी नहीं सकत रही, अपने खुद नहीं पढ़े पारले। और एखन जैसे ऐसा खेती में उतरली है जैसे कि अपन बाल बच्चों के भी पढ़ाई लिखाई के। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के प्रमुख किराना बाजार में खाद्यान्नों के भाव सामान्य रहे, कोई विशेष बदलाव उनमें नहीं दिखा। वहीं सब्जी मंडियों में नरमी का रुख रहा है। फूलगोभी खुदरा में 8 से 10 रुपए, टमाटर 10 से 12 रुपए और प्याज 18 रुपए तक प्रति किलोग्राम की दर से बिका। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मोटा न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5900 रुपए से लेकर अधिकतम 6800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 3800 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 5850 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1100 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम कर बाद सब देखो मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी आगे कर जे हमरे कर विराम कर बाद कर भाग रहेला तो उकर में भी रौरे बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी देवत रहीला। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपना सवाल शुरू करती हैं। हमरे कर सब समस्या का समाधान भी करते रहीला। तो आप बताइए आपका सवाल। हाँ, ऐसा ना मास्टर जी की जे जरूरत रहेला हमरे तो पूछबे करीला राउर से और राउरे भी बड़ा बढ़िया से एकदम बढ़िया से विस्तार से बताया देवीला। लेकिन राउर के ऐसा लागेला का कि कुछ छूटेला हमरे से कनु और बेसी ध्यान देवे के चाहिए खेती से चाहे पशुपालन से संबंधित कुछ ही जानकारी। अच्छा देखिए किसान भाई पर्वतिया जी जो हैं आज चाह रही हैं कि इनके पास कोई सवाल है नहीं तो वो मेरे अंदर से सवाल निकाल दें। बहुत चतुर है हमारी पर्वतिया जी। तो चलिए किसान भाइयों आज हम अपनी ओर से ही आपको जानकारी देते हैं और हमारे ऐसे किसान भाई जो पशुपालन करते हैं और छोटे या बड़े कोई भी पशु अगर आप पालित करते हैं उनका पालन करते हैं तो उनमें खुरहा चपका रोग जो है वो आपको बहुत परेशान करता होगा। ये खुरहा चपका रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचने के उपाय कौन से हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ लगते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप जो अपने पशुधन है उससे जो मिलने वाला आर्थिक लाभ है उसमें आप किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होगा। और चलिए इसकी जानकारी दिलाते हैं पर्वतिया जी। हाँ, एकदम। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर असद हुसैन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में आई हुई है और आज हम बात करेंगे छोटे एवं बड़े पशुओं में मुंहपका एवं खुरहा रोग के बारे में, इसके उपचार, बचाव एवं टीकाकरण के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर असद हुसैन जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद और हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि उनके छोटे एवं बड़े पशु जो होते हैं उसमें खुरहा एवं मुंहपका रोग हो जाते हैं, वो उससे किस प्रकार बचाव, उपचार एवं टीकाकरण करें। जैसा कि हमारे किसान भाई इस रोग के बारे में कुछ तो जानते होंगे, लेकिन कुछ और मैं बतलाना चाहता हूं कि ये खुरा एवं मुंहपका या खुरा चपका रोग इसे भी बोला जाता है। ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। इस रोग को अगर बचाव नहीं किया जाए या तुरंत उपचार नहीं किया जाए तो ये द्वितीय जीवाणु जनित संक्रमण को बढ़ावा देता है, जिस कारण इसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें किसान भाई देखते हैं कि मुँह में छाले पड़ जाते हैं, पशु खाना पीना कम कर देता है, खाना पीना कम कर देने से उसे कमज़ोरी हो जाती है और साथ साथ जैसा कि नाम है कि खुरहा एवं मुंहपका या चपका, तो खुर में भी घाव पड़ जाता है। खुर में घाव हो जाने से कभी अगर उसका समय पर उपचार नहीं करने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े पड़ जाने से पशु को अधिक कठिनाई होती है। बार बार उससे वो पशु अगर दुग्ध काल में हो, दुधारू पशु हो तो उसकी दूध भी कम हो जाती है। पशु अगर गर्भवती हो तो इसका गर्भपात हो जाता है। तो इस प्रकार ये इसके मुख्य रूप से ये लक्षण है, जिससे पशुओं को या अगर इस तरह का लक्षण हो तो हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए कि ये खुरा एवं चपका रोग है। इस रोग से जहाँ तक है कि लक्षण अगर जैसे भी हमारे किसान भाई देखें तो तुरंत इस रोग से उपचार की उपाय करना चाहिए। इस रोग से उपचार के लिए पहले है कि अगर मुंह में जो छाले पड़ गए हैं तो उस छाले को साफ़ किसी कपड़े से उसे साफ छाले को हटा लेना चाहिए और फिर 0.25% या 0.5% लाल पोटास के घोल से मुंह के छाले को साफ़ करना चाहिए। कुछ हमारे किसान भाई ये भी बतलाते हैं कि अगर घरेलू उपचार में इमली के पानी से भी मुंह के छाले को साफ़ कर दें और उसको साफ़ करने के बाद किसान भाई उसके मुंह में, तालू में और जीभ में है तो गाय का ही या वो घी लगाएं या नहीं तो बोरोग्लिसरीन लगा दें। तो इससे मुंह के छाले में आसानी होती है और उसके छाले में जो छाला पड़ जाता है उसमें ये भरने में उसे समय कम लेता है। इसी प्रकार जैसे पैर का जो घाव हो जाता है उसे भी जो है लाल पोटास के घोल से, अगर किसान भाई अगर 0.25% या 0.5% नहीं जाने तो ये मोटे तौर पे समझ ले कि आधा ग्राम पोटास 1 लीटर पानी में उसको घोल ले या 1 ग्राम पोटास को 2 लीटर पानी में घोल ले और उसी पोटास के या लाल पोटास के घोल से उसके खुर को साफ़ करें। खुर को साफ़ करने से पहले जहाँ तक संभव हो सके खुर में जो घाव हो गया है या उस पर जो कीड़े पड़ गए हैं उस कीड़े को पहले हटा लें। कीड़े अगर नहीं हट पा रहे हों तो बहुत से किसान भाई अपना ये भी प्रयोग करते हैं, जो किसान भाई को मैं बतलाना चाहूँगा कि उस गाय को या जो भी पशु हो उसे रेत वाली ज़मीन पे दौड़ाने से पैर के जो कीड़े हैं वो भरसक कीड़े निकल जाते हैं। या नहीं तो एक और उपाय है कि उसमें पेट्रोल को है आप सिरिंज में लेकर के, सुई देने वाला जो सिरिंज होता है 20 ml के सिरिंज में पेट्रोल को लेकर के फिर सिरिंज का जो सुई होता है निडल उसको हटा ले और उस सुई को हटा करके उससे पिचकारी मारे, क्योंकि ये जो घाव होता है और जब उस पर कीड़े पड़ते हैं तो वो उसके बहुत अंदर तक उसको छिद्र करता है।
तो जहाँ तक संभव हो सके आँख से जो कीड़े दिखलाई पड़ रहे हैं उसे आप हटा लें, और जो कीड़े अगर अंदर छिद्र पे चले गए हों तो उसे आप पेट्रोल को डालने से कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो कीड़े निकल जाते हैं। अब कीड़े जब पूरे निकल जाए तो ये कीड़ा क्या है कि मांस को गलाता भी है, तो गले हुए मांस पे अगर आप लाल पोटाश के घोल से साफ़ करने के बाद मांस में अगर एंटीबायोटिक दवा दीजिएगा या फिर उस जगह में अगर आप कोई मलहम लगाइएगा तो मलहम उतना उपयोगी नहीं होता है। उसके लिए उपाय है कि गले हुए मांस में एक पोटाशियम परमैंगनेट के घोल से साफ़ करने से के बाद आप उसे एक ये आता है दानेदार मैग्नीशियम सल्फेट आता है, तो ये आपको देखेंगे कि नमक के दाने जैसा होता है। तो इस मैग्नीशियम सल्फेट को जहाँ तक हो सके कीड़े को निकालने के बाद जो मांस गल गया हो उस मांस में इस मैग्नीशियम सल्फेट को जो दानेदार होता है उसे भर दें, और भरने के बाद कम से कम उसे 12 घंटा और अधिक से अधिक 24 घंटा उसे भर करके वहाँ पे पट्टी बांध दें। 12 या 24 घंटे के बाद उस पट्टी को हटा करके फिर आप वहाँ का जो आप मैग्नीशियम सल्फेट डाले हैं उसे निकाल लीजिए, या नज़दीक के जो अगर पशु चिकित्सक हैं या पशु चिकित्सालय में जो कंपाउंडर है उनकी सहायता से इसे करने से वो गला हुआ मांस निकल जाता है। तब फिर आप जो दवा दीजिएगा उसमें तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। दवा के रूप में आप हिमैक्स का जो मलहम आता है आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि ये मलहम जो है सो घाव को भी, पैर के घाव को या खुर के घाव को ठीक करेगा और साथ ही साथ उसमें मक्खी नहीं बैठने देगा। ये तो मुंह के छाले और पैर के घाव की सफाई हुई। क्योंकि इस रोग में जहाँ तक रोग हो जाने पे हम इसका उपचार करते हैं, रोग अगर हो जाए तो हमें पशु को कुछ दवाएं भी दी जाती हैं जो मांस में दी जाती हैं। तो एविल ग्रुप की जो दवा आती है आप उसे 10 मिलीलीटर एक वयस्क पशु को जिसका शरीर का वजन 250 से 300 किलो है उसे आप 10 मिलीलीटर मांस में प्रतिदिन कम से कम 3 दिन तक दीजिए। क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है, जैसा कि मैं बतलाया कि ये द्वितीय जीवाणु जनित संक्रमण को बढ़ावा देता है, तो कुछ एंटीबायोटिक भी दिया जाना चाहिए। आज के ये में जो सबसे प्रचलित एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन की एंटीबायोटिक है, जो बाज़ार में कई नामों से उपलब्ध है। इसमें जैसे म्यूनोमाइसिन फॉर्ट है, डाइक्लिस्टिसिन एस है। तो ये जो अगर डाइक्लिस्टिसिन एस है तो इसे आप एक वाइल जो है उसमें आप 7.5 ml जो है तो सुई का पानी मिला दीजिए, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, और वो 10 ml बन जाता है। तो एक वयस्क पशु को आप इसे पूरा दे दीजिए। अगर चूँकि ये जो खुरा चपका का रोग होता है ये खुर वाले पशु में होता है, जैसे जो एक खुर वाला पशु हो उसमें ये रोग नहीं होता है। जैसे आपका घोड़ा हो गया, क्योंकि घोड़ा के खुर में आप देखिएगा उसका पूरा एक खुर होता है, लेकिन बाद बाकी जो है तो बैल हो गया, भैंस हो गए, गाय हो गई, बकरी हो गया या सूकर हो गया, उनमें होता है। तो ये जो घोल है वयस्क गायों के लिए, वयस्क बैल और भैंस के लिए, ये एक वाइल मांस में प्रतिदिन करके कम से कम 3 से 5 दिन तक दे। क्योंकि इस रोग में पशु जो है सो खाना पीना कम कर देता है, पशु कमज़ोर हो जाता है, तो इसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लीवर एक्सट्रैक्ट की जो सुई आती है बाज़ार में वो कई नामों से उपलब्ध है, तो इसको 10 मिलीलीटर मांस में प्रतिदिन देना चाहिए। क्योंकि ये रोग हो जाने पे पशु को थोड़ा बुखार भी आ जाता है। बुखार अगर पशु को हो जाए तो मेलॉक्सी कैम का जो इंजेक्शन होता है या दर्द निवारक दवाएं होती हैं वो पशु के शरीर के भार के हिसाब से देना चाहिए। वयस्क पशु अगर है तो आप उसे 10 ml, और अगर बहुत ज़्यादा उसको शरीर में बुखार है और बदन हाथ में जैसे लंगड़ा के चल रहा हो, क्योंकि घाव खुर में घाव हो जाने पर तो जिस खुर में होता है वो तो लंगड़ाता ही है। दूसरे पैर को भी अगर छूने से या शरीर में आप देखिए तापमान है तो उसे 15 ml मांस में प्रतिदिन के हिसाब से कम 3 दिन तक दिया जाना चाहिए। तो ये तो हमारे किसान भाई जाने कि इसका उपचार है। लेकिन अगर ये रोग चूँकि एक संक्रामक रोग है, जैसा मैं बताया कि विषाणु जनित रोग है, इस रोग से उपचार अगर हो तो ठीक है रोग हो जाने पे, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हमारे जो पशुपालक भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनका ध्येय या उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये रोग नहीं हो, उसके बचाव के लिए वो प्रयास करें। तो बचाव में क्या है कि चूँकि ये रोग है विषाणु जनित रोग है तो इसका टीकाकरण बाज़ार में उपलब्ध है। तो खुरा चपका का टीका जो बाज़ार में है उसे किसान भाई लगवाएं, क्योंकि विभिन्न दवा कंपनी अलग अलग नाम से खुरा चपका का टीका बना रही हैं। तो जो टीका भी उपलब्ध हो बाज़ार में, खुरा चपका के नाम से जो टीका किसान भाई ले उसे, और ये टीका की जो मात्रा होती है वयस्क पशु में वो उसके पशु के भार के हिसाब से होता है। अगर वयस्क पशु है तो उसका पशु का भार के हिसाब से अगर 250 से 300 किलो का है तो उसे 5 ml या जैसे दवा कंपनी की निर्देशानुसार। लेकिन अगर किसी कारणवश पशु को मान लेते हैं कि खुरा चपका आपको करवाना हो, टीका दिलवाना हो, और पशु अगर गर्भवती हो तो गर्भवती पशु के लिए भी एक दवा आ रही है, वो क्लोवैक्स के नाम से है। ये दवा जो है सो 10 खुराक में बाज़ार में उपलब्ध है, और इसे वयस्क पशु के लिए 2 मिलीलीटर इसे जो गर्दन में चमड़े के नीचे दिया जाना है। और अगर बकरी हो तो बकरियों के लिए, या बाछी बाछा हो तो इसे 1 ml
दिया जाना है चमड़े के नीचे। लेकिन इसमें हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर कोई पशु गर्भवती नहीं भी हो उसे भी ये दवा दी जा सकती है। लेकिन अगर साधारण जो खुरा चपका की दवा है अगर उसे किसान भाई पशुओं को देंगे तो उसमें अगर गर्भवती पशु को देंगे साधारण दवा तो उससे उसका गर्भपात होने की संभावना रहती है। इस वजह से हमारे किसान भाई को चाहिए कि वो उसे खुरा चपका का जब भी टीकाकरण करवाए तो संभव हो तो जो गर्भवती पशुओं के लिए जो दवा आसानी से दी जा सकती है जिसमें गर्भपात होने का कोई खतरा नहीं है, जो मैं बतलाया कि क्लोवैक्स के नाम से उसे दें। मात्रा बड़े पशु के लिए 2 ml, छोटे पशु के लिए 1 ml चमड़े के नीचे। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आप डॉक्टर असद हुसैन द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ उठाएंगे और अपने छोटे एवं बड़े पशुओं में खुरहा एवं मुंहपका रोग से बचाव करेंगे। डॉक्टर असद हुसैन जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हमारे सभी किसान भाइयों को भी जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो मास्टर जी देखो, राउर ऊपर छोड़ देली खन, राउर कितना बढ़िया जानकारी दे देली। काहे कि पशुधन से जे भी समस्या होएला से के तनी सुन हम भुलाए लगा कि हम तो बेसी खेती करीला। अच्छा, तो राउरे कितना बढ़िया समझा देली और हमके बेचारे जितना किसान भाई मन की समस्या का सामना करे खोएला से मनी कर उपाय करबे बढ़िया से, जैसन कि हमरे कर विशेषज्ञ बताए देले। बिल्कुल करना ही चाहिए और इसीलिए तो हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो बताइए, आज अगला कोई आपके पास सवाल है या वो भी हमको ही बताना है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकेला, हमर ठिन तो ढेर समस्या मन रहेला। और मतलब इसका है कि आपको आज खेती बाड़ी से जुड़ी कोई बात जरूर पूछनी है। पशुधन तनी सुन हमर से छूटेला। तो चलिए बताइए, आज खेती बाड़ी से जुड़ा कौन सा सवाल है? मकई कर बारे में तनी सुन जाने खोजत रही के घर में मकई कर कैसे देखभाल करल जाए ओकर, ताकि बढ़िया से फायदा उठाए हमरे कर किसान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और किसान भाइयों, आप जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चूँकि शुरू होने वाला है और मक्के की फसल आप बहुत तैयार में लगाते हैं, तो गर्मा मकई की खेती आप किस प्रकार करेंगे, कैसी आपको तैयारी करनी होगी, खेत कैसे तैयार करेंगे, बिचड़ा कौन सा लेंगे, कौन कौन सी किस्में हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अप्रैल मैथ्यू। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथ में। किसान भाइयों, आज का विषय हमने चुना है गर्मा मकई उत्पादन की उन्नत विधि क्या है, या यूँ कहे कि गर्मा मकई उत्पादन का उन्नत तरीका क्या है। इसी विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यही के विशेषज्ञ अप्रैल मैथ्यू। सबसे पहले आइए इनका स्वागत करते हैं। मैडम, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि हमारे किसान भाई इस मकई का उत्पादन करने के लिए खेतों की तैयारी कैसे करें? पहली गहरी जुताई के बाद देसी हल से 2 से 3 बार जुताई करने के बाद यदि आपके खेत में दीमक का प्रकोप भी है तो उसके बचाव के लिए लिंडेन दूल 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना चाहिए। इसका उन्नत प्रभेद क्या है? उन्नत प्रभेद में बिरसा मक्का 1, ये आपका 80 से 85 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज क्षमता 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरा बिरसा विकास मक्का 2, ये आपका 75 से 80 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज क्षमता 39 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और तीसरा स्वान 1 है जो कि आपका 100 से 105 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और चौथा SQPM 1 है जो कि 105 से 110 दिन में तैयार होती है। मैडम, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गर्मा मकई की बुआई का समय क्या होगी? गर्मा मकई की बुआई का समय जनवरी के अंतिम सप्ताह से फरवरी का पहला सप्ताह तक कर लेना चाहिए। बीज दर 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करना चाहिए। बुआई की विधि कतार से कतार 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बीज से बीज 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी गहराई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सबसे पहले बीज का उपचार कर लेना चाहिए। बीज को तिराम या कैप्टान नामक दवा से
प्रति किलो 2 ग्राम के दर से व्यवहार करना चाहिए। और अगर हम इसका रात में पानी में भिंगा करके सुबह छायादार जगह में सुखा करके बोने से इसका अंकुरन क्षमता बढ़ जाता है। अब बुआई की विधि क्या होगी मैडम, हमारे किसान भाई को विस्तृत रूप से बताएं। बुआई का विधि कतार से कतार इसका 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और गहराई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। खेत की तैयारी पहली गहरी जुताई के बाद देसी हल से 2 से 3 बार जुताई कर लेना चाहिए। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो उसके बचाव के लिए आप लिंडेन दूल का प्रयोग 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना चाहिए। ये तो हो गई लगाने की विधि। अब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हमारे किसान भाई गर्मा मकई लगाने के समय वो कैसे करेंगे, इस पर बताइए। नाइट्रोजन इसमें 100 किलो लगेगा, फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन का उपयोग हम 3 बार करते हैं। पहले बुआई के समय 25 किलो प्रति हेक्टेयर और फिर 30 दिनों के बाद 50 किलो प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। उस समय मिट्टी भी चढ़ा देना होता है और बाकी जो है 25 किलो वो आप दान बाल निकलते समय उसमें भुरकाव करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ गोबर का खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें खरपतवार का नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे करें? खरपतवार नियंत्रण बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर सीमाजीन एक दवा का नाम है, एट्राजीन या फिर एट्राटॉप, ये आप 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और साथ ही साथ इसका सिंचाई भी बुआई के समय एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए और जैसे दान बाल निकलता है उस समय एक बार सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है और दाना बढ़ते समय सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। जी, ये तो हो गई सिंचाई की बात। जब पौधा बढ़ जाता है तो उस पर मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक है, वो हमारे किसान भाई कैसे करें? मिट्टी चढ़ाने के लिए निकाई गुड़ाई भी करने के बाद जैसे 40 दिन बाद आप उस पर मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उस समय एक यूरिया का छिड़काव कर लेना चाहिए और 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से। और मिट्टी चढ़ाने से पौधे को जैसे जड़ फैलाने के लिए मिलता है जगह और फिर वो हवा से गिरने से भी बचता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। इसमें मुख्यतः 2 बीमारी होते हैं, पर्ण अंगमारी और शीत ब्लाइट नामक बीमारी होती है। पर्ण अंगमारी के लक्षण है मक्के के पत्तियों पर लंबे या नाव के आकार वाले भूरे या कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे के किनारे किनारे भूरे रंग होते हैं जबकि मध्य भाग काले पड़ जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब M45 या डायथेन M45 की 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। और इसका दूसरा बीमारी है शीत ब्लाइट। कभी कभी पत्तियों के आधार और मक्के के छिलकों के ऊपर हल्के हरे या गीले राख रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और उपज में इससे बहुत कमी हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब M45 या डायथेन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। मैडम, इस कार्यक्रम में आकर के हमारे किसान भाइयों को इस गर्मा मकई के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि आपने पता जरूर नोट कर लिया होगा। हाँ, और चिट्ठी भी लिखवें। तो अब कार्यक्रम का समय तो समाप्त हो रहा है। हाँ, तो किसान भाइयों, इन तमाम बातों के साथ, तमाम शुभकामनाओं के साथ कि आपकी खेती, आपका पशुधन बहुत अच्छी तरह रहे, बहुत अच्छी उन्नति करे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं और आपका जीवन समुन्नत हो। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे मांगते हैं अनुमति। जोहार।